हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। कल से हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि क्लास 6 to 12 का जो एनसीईआरटी है, ठीक है, स्पेशली जो एसएसटी में जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद सिविक्स हो गया, ये सभी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट को मैं रीडिंग पढ़ के आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। साथ में मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, इन सभी वीडियोज़ का मैं आप लोगों को फेस वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें आप लोगों का सभी क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी रहेंगे उन सभी को मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, ये हम लोगों का चैप्टर है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को, जो कि है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, आरंभिक मानव, आप लोगों को पता है कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो लोग अपना घर नहीं बनाते थे। ठीक है, तो लोग कहने का अर्थ क्या है कि आरंभिक मानव का बात कर रहे हैं हम, आदि मानव का बात कर रहे हैं। वे लोग अपना घर वगैरह नहीं बनाते थे। अब क्यों नहीं बनाते थे और वो इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, तो इसका बहुत सारा कारण है। पहले तो वो आखेट खाद्य संग्राहक थे, मतलब क्या करते थे कि वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे और उन लोगों को शिकार करते थे। मतलब जैसे कि हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ऐसे जंतुओं का वे लोग शिकार करते थे। साथ ही साथ भोजन वगैरह के लिए भी वे लोग इधर उधर घूमते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, ये जो आप लोगों का बात हो रहा है ये भारत से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, भारत से, दूसरा महाद्वीप के बारे में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत से हो रहा है कि हम लोग जितने भी लोगों को जानते हैं, ठीक है, वे 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक मैंने आप लोगों को बताया था, आखेट का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, सॉरी, शिकार, और खाद्य संग्राहक मतलब होता है कि उस भोजन को संग्रह करना, मतलब जमा करना एक जगह पर भोजन के लिए। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की क्रिया, सॉरी, की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो इकट्ठा किया करते थे जिनके कारण इन लोगों को खाद्य संग्राहक कहा जाता है, और शिकार करते थे इसी का कारण इसको आखेटक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, तो ऐसा करने के बहुत सारे कारण थे। अब क्या क्या कारण था वो हम लोग देखेंगे। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, ये है पहला कारण कि एक ही स्थान पर यदि बहुत लंबे समय तक रहते थे तो क्या होता था कि वहाँ का जो पौधे होते थे, फल होते थे, जानवर होते थे, उन सभी को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक, ये था पहला कारण। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते थे। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि वे लोग जिस जंतु का शिकार करते थे, ठीक है, भोजन के लिए, तो वो जंतु क्या करते थे कि चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जिसके कारण लोगों को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता था। किस लिए? तो भोजन के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते थे। ये भी बात सही है कि
तीसरा कारण आपका है कि पेड़ पौधे और फल फूल जो होते थे वो अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर होता था, जिसके कारण क्या करता था होता था कि उन लोगों को अलग अलग इलाके में घूमने जाना पड़ता था। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झील झरने तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झील का पानी कभी कभार सूख जाता था, और कुछ झीलों में नदी के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा उन लोगों को। मतलब पानी के लिए भी उन लोगों को जाना पड़ता था, क्योंकि हर एक मौसम में, स्पेशली जो आपका बरसात के मौसम में कुछ क्षेत्रों पर पानी मिलता था, और ज़्यादातर जो होता था कि गर्मियों के मौसम में क्या होता था कि वो सूख जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन 4 कारणों से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब लोगों को, जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं आरंभिक मानव के बारे में, तो इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार हम लोग आज जानते हैं कि आरंभिक मानव जो है इस प्रकार थे या इस प्रकार नहीं थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक क्या करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इसमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब जैसे कि आज हम लोगों के पास हथियार, किसी को शिकार करने के लिए भाला वगैरह है, बंदूक है, तलवार है, उसी प्रकार आरंभिक मानव जो थे शिकार करने के लिए या अपने सुरक्षा के लिए वे लोग क्या करते थे कि पत्थर और लकड़ियाँ या फिर हड्डियाँ जो होती थी, इन सभी से वे लोग अपना औजार बनाते थे। ठीक है, और औजार बनाने के पश्चात क्या करते थे कि उससे वे शिकार करते थे। ठीक, चलिए, और उसी का साक्ष्य हम लोगों को मिला है, जिससे कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कि वे लोग ऐसे उपयोग करते होंगे। ठीक, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां तथा लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। तो जो लकड़ी का इस्तेमाल है, वे लोग लकड़ी का और हड्डियों का इस्तेमाल पहले भाला या तो फिर बाण बनाने के लिए, बाण मतलब तीर धनुष जिसको हम लोग ऐसे लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसको बनाने में किया जाता था। और साथ ही साथ लकड़ी जो होता था, लकड़ी का इस्तेमाल वे लोग सिर्फ औजार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि वे लोग झोपड़ी बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रहने की जगह निर्धारण करना, कि वे लोग किस प्रकार जगह को निर्धारण करते थे कि हम लोगों को क्या करना है कि इस जगह पर रहना है या इस जगह पर नहीं रहना है। तो उसका वे लोग किस प्रकार पहचान करते थे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है मानचित्र 2 में, देखिए तो मानचित्र 2 को हम लोग देखेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ आपको कह रहा है कि इस मानचित्र में बहुत ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ ये पता चला है कि पूरा मतलब आखेट खाद्य संग्राहक लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, और ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे जगह भी मिले हैं। तो चलिए मानचित्र पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ मिला है। तो जैसे कि यहाँ पर बुर्जहोम जो कि आपका कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो
यहाँ पर मेहरगढ़ में मिला है, जो कि अभी वर्तमान समय में आपको पता है पाकिस्तान में है। मुंबई में मिला, भीमबेटका में मिला। भीमबेटका का के बारे में तो आप लोगों को पता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मगिरी पर्वत में मिला है, उसके बाद फिर हल्लूर में मिला है। इन सभी जगह पर क्या हुआ है कि जो आदि मानव थे, ठीक है, या आरंभिक मानव थे, उन लोगों का रहने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छी पत्थर मिल सके। तो वे लोग रहने के लिए भी सबसे पहले इसी बात का चयन करते थे कि हम लोगों को जहां पत्थर अच्छी तरीके से मिलेगी, या मतलब अच्छी पत्थर मिलेगी हथियार बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए, उस जगह पर जाकर हम लोगों को रहना है, उस जगह पर हम लोगों को जाकर बसना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। अब आगे की खोज, आग की खोज आप लोगों को पता है कि आदि मानव का या तो फिर आरंभिक मानव का हम लोग कह सकते हैं कि आग का खोज जो था वो सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक था, ठीक है। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं मानचित्र में, कुरनूल गुफा, ठीक है, कुरनूल गुफा, जहाँ पर राख का अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जा गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग का इस्तेमाल वे लोग क्या क्या कामों के लिए करते थे? तो सबसे पहले तो वे लोग मांस पकाने के लिए, या तो फिर प्रकाश करने के लिए, या जो खतरनाक जानवर उस समय थे, शिकारी जानवर, जिस प्रकार मनुष्य खुद एक शिकारी था, उसी प्रकार शिकारी जानवर भी हुआ करते थे। तो वे लोग क्या करते थे कि उन शिकारी जानवरों को दूर भगाने के लिए क्या करते थे कि आग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब बदलती जलवायु के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। आपको पता है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत का जलवायु इतनी तेजी से परिवर्तन हुई कि वहाँ पर मतलब भारत में जो कह सकते हैं हम लोग कि घास स्थल बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, और उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे शाकाहारी थे, या तो फिर जो कि घास खा के क्या करते थे कि जिंदा रह सकते थे। और नेक्स्ट है हम लोगों का, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था, ठीक है। तो वे लोग तो सबसे पहले यही करते थे कि वैसे प्रजनन के समय हम लोग कह सकते हैं उस समय जो जन्म देता होगा अपने बच्चे को, तो वो तो उसको छोड़ के भागेगा नहीं, या तो फिर कह सकते हैं कि उस छोटे बच्चे को वो तो भाग नहीं सकता है, जिसके कारण उसको पकड़ने में आसानी होती होगी। और यही कारण है कि वे लोग जो आदि मानव थे वे लोग इस चीज़ का पता लगाए कि किस समय प्रजनन होता था वगैरह, और उन सभी को पकड़ने में उसको आसानी होने लगी थी, ठीक है। और साथ ही साथ उस समय जो प्रारंभिक मानव थे वे लोग मछली का भी इस्तेमाल करने लगे थे, मछली पकड़ने लगे थे, मछली को खाने लगे थे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय आग का खोज हो चुका था, और आग का खोज होने के पश्चात मछलियों को आसानी से पकाया जा सकता था। नेक्स्ट है हमारा कि खेती और पशुपालन की शुरुआत, कि वहाँ पर खेती किस प्रकार शुरू हुई और पशुपालन किस प्रकार शुरू हुई। तो कहा है कि इसी दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चे ने इस अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। उस समय कहा जा रहा है कि उस समय जो था कि
गेहूं, जौ और धान जैसी जो अनाज थी वे भी उगना प्रारंभ हो गया था। तो इसी के कारण ऐसा हो सकता है कि महिलाएं, पुरुष या बच्चे जो थे वे लोग क्या करने लगे थे कि इन सभी को बटोरना शुरू कर दिए थे, मतलब चुनना शुरू कर दिए थे और उसको खाना शुरू कर दिए थे। साथ ही वे ये भी सोचने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते था। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। और आपको पता है कि जब भी कृषक बनते हैं कोई, तो वो एक ही जगह पर रहेगा, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर रहेगा कि यदि मैं खेती करता हूँ, ठीक है, और खेती करने के बाद खेती को उसी प्रकार छोड़ देता हूँ, तो बाकी जितने भी चरने वाले जंतु हैं वे लोग क्या करेंगे, उसको खाकर साफ कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसी के कारण उन लोगों को वहां पर रहना भी पड़ता था। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ता या जंगली पूर्वज था, ठीक है। कुत्ता या कुत्ता का ही एक जंगली पूर्वज हुआ होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवर को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसा जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, ठीक है। तो वे लोग सबसे पहले जो पालतू बनाए होंगे जानवर को वो था कुत्ता, ठीक है। कुत्ता को सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाया और कुत्ता को पालतू बनाने के पश्चात क्या हुआ कि वे लोग अन्य जानवर जैसे कि भेड़ हो गया या तो फिर बकरी हो गया, इन लोगों को वे लोग मतलब पालतू बनाने लगे और उसके बाद जंगली जानवर से उसका सुरक्षा करने लगे थे, ठीक है। क्योंकि भेड़ बकरी से क्या होता था कि उन लोगों को मांस की भी प्राप्ति हो जाती थी, मांस के साथ साथ दूध की भी प्राप्ति हो जाती थी, ठीक है। जिसके कारण उन लोगों को क्या करना पड़ा कि उसका सुरक्षा करना पड़ता था और उसका पालन भी करना पड़ता था, जिसके कारण वो लोग धीरे धीरे क्या बन गए, पशुपालक बन गया, ठीक है। अब है हमारा कि एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। तो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, ठीक है। बीज बोने के लिए, फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था उन लोगों को, ठीक है। तो इन सभी कारणों से हम लोग कह सकते हैं कि उन लोगों का जीवन शैली जो था वो बदलने लगा और एक जगह पर बसना शुरू कर दिया, ठीक है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही स्वरूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी, ठीक है। तो अब अनाज को सुरक्षित रखना, पहले तो उन लोगों को एक ही जगह पर रहना पड़ता था अनाज के लिए, कि उनका सिंचाई करना है, उसका बुआई करना है, कटाई करना है, खरपतवार हटाना है, जानवर से सुरक्षा करना है। तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए उन लोगों को एक जगह रहना पड़ता था। अब जब अनाज उपज हो जाती थी तो उस अनाज का क्या करना पड़ता था, उन लोगों को सुरक्षा भी करना पड़ता था, उसको सुरक्षित रखना पड़ता था ताकि उस अनाज को वो लोग कई दिनों तक खा सके, ठीक है। और इसी के लिए उन लोगों को सोचना भी पड़ता था उसके लिए। बहुत से इलाकों में जानवरों की टिड्डी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा, ठीक है, उस अनाज को रखने के लिए ये काम किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि भेड़ बकरी के बारे में, ठीक है। उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है,
साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के भंडार का एक तरीका है पशुपालन, जिससे कि हम लोगों को दूध, मांस ये सभी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पृष्ठ संख्या 13 पर जाके देखने बोला है, तो पृष्ठ संख्या 13 पर जाके देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है। तो ये जो आपको मानचित्र दिखाया गया है, ठीक है, इसमें आप लोगों को नीला नीला जो वर्ग दिखाई दे रहा है, यही है आपका। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर नीला वर्ग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, ये सब जो है आपका नीला वर्ग, इसके बारे में बात कर रहा है। तो आपने अभी अभी देखा नीला वर्ग। तो चलिए अब उस नीला वर्ग के बाद क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं कि इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाती है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं इन सभी जगहों पर। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों, पशुपालकों और बस्तियां थी। या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष से ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती होगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कितना लंबा चैप्टर है जी। चलिए, और 2 पेज है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। चलिए, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उनमें उन्हें ठंडे के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। कि पुरातत्वविदों को ने पाया कि जो लोग होते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि गड्ढे के अंदर अपना घर बनाते थे, जो क्या करते थे कि उन लोगों को ठंडे से बचाती थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पाया कि घर में और घर के जो बाहर थे, उन दोनों जगह पर उन लोगों को हिस्से मिले हैं बहुत सारे, कि जहाँ पर आग जलाया जाता था। ठीक है, इसका उन लोगों को साक्ष्य भी मिला है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें न पाषाण युग माना गया है। इनमें देखिए, वहाँ पर जो मिले गए जो वस्तुएं हैं या तो फिर साक्ष्य मिले हैं, औजार मिले हैं, वो पूरा पाषाण युग से अलग था और इसी के कारण उस युग को एक नया युग के रूप में माना, जिसका नाम था नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग, इसको याद रखिएगा। और वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है,
तो वे लोग इन सभी का इस्तेमाल किया करते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब उस पर पॉलिश के तरह, या तो फिर देखिए यहाँ पर जो चित्र में दिया गया है कितने सुंदर दिख रहा है, तो इस प्रकार को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे कि जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि वे लोग भोजन बनाने के लिए बर्तन का भी इस्तेमाल करने लगे थे, और साथ ही साथ क्या हुआ था कि वे लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, और कपड़े बुनने लगे थे तो उन लोगों के लिए कपास की आवश्यकता पड़ रही थी, और कपास जो था उन लोगों को कहाँ से मिल रही थी, तो वे लोग कपास का भी उत्पादन कर रहे थे। यहाँ पर जो कपास की बात की जा रही है तो कपास का वे लोग उत्पादन कर रहे थे, उसके लिए भी खेती करने लगे थे। और कपड़े की जो बुनाई का बात कर रहा है तो कपड़े भी वे लोग खुद बुनते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग बाद में पढ़िएगा, जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता में क्या कर रहे थे, लोग कपड़े का बुनाई करते थे, और कपड़े की बुनाई के लिए वे लोग बहुत सारे ऐसे औजार का इस्तेमाल करते थे जो कि लकड़ियों से या तो फिर हड्डियों से बनाए जाते थे। ठीक है, उस हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की और भी बहुत सारे पुराने जो आदि मानव थे वे लोग भी हड्डी का इस्तेमाल किया करते थे कपड़े की सिलाई करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि है आपका अंतिम जो कि सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है, जब ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ है जो कि भंडारण का काम आता है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, जो वे लोग आस्था से ये मानते थे कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद भी उसका आश्रय होता है। ठीक है, और इसी के कारण वे लोग क्या करते थे कि जो कब्र होते थे उस कब्र में मृतकों के साथ क्या करते थे कि कुछ सामान को रख देते थे। ठीक है, ताकि वे लोग उस वस्तु का उपयोग कर सके, यह मानना था उन लोगों का। ठीक है, ऐसे कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के खोने के लिए रखा होगा। ठीक है, मृतक के खाने के लिए रखा होगा। ऐसा संभव हो सकता है कि वे लोग ये मानते हैं कि मृतक जो है उसमें भी जीवन होगा बाद में, और वे लोग इसका उपयोग करेगा भोजन के लिए। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर भी ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार हम लोग हिस्ट्री का 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए। ठीक है, 2 दिन में हम लोगों ने हिस्ट्री का 2 चैप्टर को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल के वीडियो में चैप्टर 3 को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।